यहाँ पर चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रमेश चंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया मंच पर आने के लिए। मैं इस वक्त आपको बता दूं हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी यहाँ पर जुड़ेंगे। हमारे साथ तनु उपाध्याय जी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, सीओ रसूलाबाद है, पुलिस अधीक्षक। तनु जी प्लीज आप मंच पर आइएगा, मैं तनु जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज तनु जी मंच पर आइएगा, पुलिस अधीक्षक सीओ हमारे साथ। और इसके साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी पूनम गौतम जी को, एसडीएम है। प्लीज मैम मंच पर आइएगा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इसके साथ ही कुछ और मेहमान भी हमारे साथ यहाँ पर, हमारे साथ श्याम लता यादव जी भी हैं, ARTO कानपुर भाग से। मैम प्लीज आप भी मंच पर आइएगा, और उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये खास लोग जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त मैं चाहूंगी मंच पर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक महोदय भी आ जाए, रमेश चंद्रा जी। बुके देकर स्वागत तीनों ही महिलाओं का, तीनों ही ऑफिसर्स का इस वक्त कीजिए। मैं चाहूंगी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक रमेश चंद्रा जी प्लीज मंच पर आइएगा, ताकि हम स्वागत कर पाए तीनों ही महिला ऑफिसर्स का, जिन्होंने कीमती समय हमारे लिए निकाला है। यहाँ पर उनसे सवाल जवाब होंगे। महिला सशक्तिकरण की एक और तस्वीर जो है कानपुर देहात से आप देख रहे हैं, इससे पहले आपने देखा और एक बार फिर से, ये है वुमेन एम्पावरमेंट। किस तरीके से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, और हर एक जिम्मेदारी को महिलाएं जो हैं वो बखूबी निभाती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो तस्वीरें खुद ब खुद हर चीज बयां कर देती है, और ये एक खूबसूरत तस्वीर है आज की भी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। और हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे, इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मेरे सहयोगी अनुज श्रीवास्तव को भी। उनके साथ इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अनुज प्लीज मंच पर आइएगा। बहुत शुक्रिया, और आप तीनों का बहुत शुक्रिया जो आपने समय निकाला और हमसे बातचीत की और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। मैडम सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। अभी कप्तान साहब को हम सुन रहे थे, किस तरह से उन्होंने बताया क्या योजना है, किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या रोड मैप है। लेकिन सवाल अब महिलाओं का होता है। अब बहुत सारा ऐसा यूथ है, बहुत सारी महिलाएँ हैं। मैं वहीं से शुरू करता हूँ, हम काम पर बाद में आ जाएंगे। लेकिन दिमाग में, मन में बहुत सारी बातें आती हैं कि अगर हम फोर्स में चले गए तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी, उतार चढ़ाव आएंगे। हमने बहुत सारी महिला पुलिस कर्मियों को देखा है जो अपने बेबी के साथ जो है काम करते हुए भी विजुअल्स आए हैं, वीडियोस आए हैं। बहुत चुनौतियां हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, कितनी चुनौती है? थैंक यू सो मच। आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्विसेज में चैलेंज होता है, लेकिन जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग के फर्स्ट डे से लेकर डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग पाने तक हम सभी को इस तरह से मजबूत बनाया जाता है। हमारा डिपार्टमेंट हमें इस तरह से फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है। हम लॉ को पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हम इसको ग्रेजुअली धीरे धीरे सीख लेते हैं कि उन जो चुनौतियां आएंगी उनका सामना कैसे करना है। उसके बाद हमारे बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम होते हैं। सपोज फैमिली है, डिस्ट्रिक्ट में हमारे बॉसेस हैं, हमारे एडिशनल एसपीज़ हैं, हमारे एसपी सर हैं। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे हम ये सीखते भी हैं, चैलेंज आते हैं उनको डेली बेसिस पे टैकल भी करते हैं, और उनके साथ किसी तरह से सामंजस्य बनाकर अपनी जो ड्यूटी है उसको पूरा भी करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बोली है, ट्रेनिंग मिलती है और उसको आप लोग आगे किस तरह से बढ़ाते हैं। लेकिन बहुत सारे हमने देखा है, बहुत सारी महिलाएं हैं जो नौकरी करने के लिए तो निकलती हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि उनको बीच में ही छोड़ना पड़ जाता है। तो वो उसको कैसे देखती हैं आप? क्योंकि वो जो महिला हैं जो फोर्स में जा रही हैं, वो तो सपने लेकर आई थी, लेकिन उनको बीच में जब छोड़ना पड़ जाता है किसी दिक्कत से, परेशानी से, उसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ पे एक रिड्रेसल सिस्टम जैसे पब्लिक के लिए है, वैसे ही डिपार्टमेंट के अंदर भी एक रिड्रेसल सिस्टम है, जिसमें हम जो महिला हमारे कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हो, सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर, मेरे पद पर हो, सीओ हो और उच्च अधिकारी हो, उनके लिए एक कमेटी बनी होती है जो विभाग के अंदर ही उनकी समस्याओं को सुनती है, समझती है। हमारे जनपद में जो समिति है उसके अध्यक्ष मैं हूँ, वो हमारे एसपी साहब ने बनाई है। तो उसमें हम
उनको ये फ्रीडम देते हैं कि वो अपनी किसी भी प्रकार की समस्या हो, उनको छुट्टी नहीं मिल रही हो, उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, उनको कोई पारिवारिक समस्या हो, पति के साथ मतभेद हो, या उनको नौकरी में और किसी प्रकार का चैलेंज आ रहा हो, उसको हम सुनते हैं। अगर वो मेरे स्तर का है तो हम उस पर उसका निस्तारण करते हैं। अगर सर के स्तर का है तो सर तक वो बात जाती है और 100% उसका निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है। बिल्कुल। अब अगला सवाल मेरा सोमलता यादव जी से होगा और मैं उन्हीं से जानना चाहूँगी। मैम, महिलाओं की जब हम बात कर रहे हैं तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और इसीलिए आप तीनों भी यहाँ पर हैं, मैं भी यहाँ पर हूँ। ये एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन डिफ़िकल्टीज़ की जैसे कि बात करी अनुज जी ने भी, ये डिफ़िकल्टीज़ होती है, लेकिन जब हम परिवहन विभाग की बात कर रहे हैं जहाँ पर आप तैनात हैं, कानपुर देहात में कितना डिफ़िकल्ट है? देखिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का। पहली बात तो ये, जैसा तनु मैडम ने बोला कि जिस दिन से हम सेवा में भर्ती होते हैं तो हम अपनी चुनौतियों को, अपने संसाधनों को और अपनी सीमाओं को जानते हैं। उसके बाद वो कोई भी जनपद हो, चाहे कानपुर देहात हो या बात परिवहन विभाग की हो, तो ये बहुत स्वाभाविक है कि मैं जिस क्षेत्र में हूँ, प्रवर्तन में हूँ, और मुझे गाड़ियों के चालान करने होते हैं और डे टू डे में मुझे ऐसे लोगों के साथ डील करना होता है जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं या ये हैं, तो चुनौतियाँ तो हैं। लेकिन क्योंकि हम इस कार्य के लिए तैनात किए गए हैं और हमें पता है कि किस प्रकार से उनका समाधान करना है, तो ये प्रयास होता है। चूँकि महिला वाली बात है तो ये कहीं ना कहीं ये स्वाभाविक है कि हमारे अंदर एक ममता वाला और एक दया वाला भाव होता है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए किस प्रकार से अपनी सेवाओं को हमें देना है, उस प्रकार से हम लोग कार्य करते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए जो कमान है जब महिलाओं के हाथ में आती है तो टाइट ज़रूर रहती है लेकिन बेहतर बहुत रहती है। पूनम गुप्ता जी से मेरा अगला सवाल होगा, एसजे मैम से। माइक पास कर दीजिए। तो मैम, आपके कंधों पर एसडीएम की जिम्मेदारी है। डिफ़िकल्ट तो जाहिर तौर पर होता होगा ये, लेकिन कैसी व्यवस्थाएं बीइंग अ एसडीएम आप लोग रखते हैं? क्या लक्ष्य जो कानपुर देहात के लिए आप लोगों ने रखा है कि कानपुर देहात ऐसा है लेकिन इसको और बेहतर बनाना है? थैंक यू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। एक्चुअली कानपुर देहात में सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ डेवलपमेंट का स्कोप बहुत है, और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी डीएम मैम और उच्च अधिकारी जो उन्होंने बताया कि यहाँ पर महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, और एसडीएम 6 एसडीएम हैं यहाँ पर जो महिलाएं हैं। तो जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं उन्हीं पर हम सबका फोकस है, जिसमें हमारी प्रायोरिटी है कि जो विमेन हैं, जो डिसेबल्ड हैं, ओल्ड हैं, यानी जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उन सभी को हमें प्रायोरिटाइज करते हुए जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जा रही हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो तहसील स्तर तक जो एक तंत्र बना हुआ है, उसको हमें ग्राउंड पे इंश्योर कराना होता है। जैसे बेसिक चीज़ें हैं एम्पावरमेंट की, तो हेल्थ और एजुकेशन 2 पिलर हैं। तो हम लोग की ये कोशिश रहती है कि जो भी स्कीम्स हैं उनको इंश्योर करें, साथ ही तहसील स्तर पर हम लोग उसकी ग्राउंड पे मॉनिटरिंग भी करें। तो जो हम लोगों के द्वारा रेगुलर की जाती हैं, जो टीम्स हैं उनके द्वारा, और हम लोग भी उनको इंश्योर कराते हैं। साथ में जैसा बताया गया कि जो पैरामीटर्स पहले थे और जो रैंकिंग अभी कानपुर देहात की इम्प्रूव हुई है, तो कहीं ना कहीं एक उसका प्रयास है और हम सभी उसी प्रयास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। मैम, आपने स्कीम का जिक्र करा, लेकिन इन स्कीम्स को लेकर ही मेरी आपसे बात है, क्योंकि कानपुर देहात का जब हम जिक्र कर रहे हैं उतनी देर से हम कई सारे प्रश्न कर रहे हैं इसको लेकर। जब देहात पीछे आ जा रहा है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पलट जा रही हैं। सिटी की बात अलग हो जाती है, देहात की बात, चीज़ें कुछ छूट जाती हैं। तो जो योजनाएं गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, जो चीज़ें गवर्नमेंट ला रही है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, या तमाम और एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, या फिर इंडस्ट्रीज़ हो, औद्योगिक, वो चीज़ें वहाँ तक पहुँच पा रही हैं कानपुर देहात में? आप लोग कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं उसके, लेकिन वो जो पहुँचना चाहिए जो हिस्सा, वो पहुँच पा रहा है मैम सही जगह? देखिए, इस पे बहुत ही अच्छा रोल मैं कहूँगी, जब से कोविड आया तो जो एक सेंसिटिविटी इंटरनेट के लिए लोगों की जागरूकता जो बढ़ी, जो ऑनलाइन एक्सेप्टेंस हुई है लोगों की, उसका बहुत बड़ा रोल है। और कहीं ना कहीं सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी तहसीलों को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, जिसमें हमने ऑनलाइन सारी सुविधाएं, इनफैक्ट आजकल जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उन सब की मॉनिटरिंग जो है वो ऑनलाइन हो रही है। तो ऑनलाइन होने से एक ये फ़ायदा है कि हमारे पास एक डेटा है और उस डेटा को हम ऑनलाइन भी मॉनिटर कर सकते हैं, साथ ही हम उसको ग्राउंड पे भी जाके मॉनिटर कर सकते हैं। ऑनलाइन के अलावा एक जो बेसिक चीज़ है कि जैसे एक कॉन्सेप्ट आया, अब जन जन तक हमें अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं वो देनी। पहले कॉन्सेप्ट ये था कि पेशेंट जाता था हॉस्पिटल, अब जो कॉन्सेप्ट है या वो सेवाएं लेने के लिए तहसील आता था, अब है कि चौपाल का एक कॉन्सेप्ट आया जिसमें खुद
कर्मचारी जो है पर्टिकुलर एक वीक पे एक डे हम लोग फिक्स करते हैं और फिर हम जाके जितने भी अधिकारी संबंधित हैं वो जाकर वहाँ पर ग्राउंड पे उस गांव में चौपाल करके उनका निस्तारण करते हैं। सेम इसी तरह हेल्थ का है, जैसे हमारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जहाँ पर इस समय मैं तैनात हूँ, तो वहाँ पर हमारे यहाँ जो प्रोविज़न है कि हम एक मोबाइल वैन का जो डॉक्टर्स की टीम है वो जाती है और उस प्रभावित एरिया का पूरा आकलन करते हैं, वहाँ पे कैंप करते हैं। तो इस तरीके से डोर टू डोर एक जो सेवाएं हैं वो भी पहुँच रही हैं, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से बेटर रीच है आई गेस। सोमलता जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आपका डिपार्टमेंट जो है, आप बहुत सारे हमने देखा है कि बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रैवल गाड़ियाँ होती हैं उसमें सामान लोड करके जाया जाता है, और एनओसी के बिना गाड़ियाँ चलती हैं, ओवरलोड चलती है। तो इसके लिए आप लोगों का कोई रोड मैप है या फिर कोई किसी तरह की कोई स्ट्रैटेजी बनाई है आपने अलग से? स्ट्रेटेजी के साथ हम बताते हैं कि काम की बहुतायत है। हम सभी क्षेत्रों में काम करते हैं जिनमें आपने बताया, अपंजीकृत वाहनों के चालान हुए या बिना प्रपत्र के जो वाहन चल रहे हैं, बिना परमिट के चल रहे हैं, या ओवरलोड वाहन चल रहे हैं या पैसेंजर ओवरलोड चल रहे हैं। हमारा दिन प्रतिदिन का ये कार्य है कि हम सभी क्षेत्रों में कार्य करते हैं और राजस्व का जो हमें लक्ष्य प्राप्त हुआ है उसको प्राप्त करने का प्रयास पूरा करते हैं। अब मैम आपसे सवाल है, जब भी पुलिस थानों की बात आती है, पुलिस की बात आती है, तो लोगों में डर बहुत होता है। और आज भी बहुत सारे ऐसे पिछड़े इलाके बोल रहे हैं या फिर गांव के इलाके बोल रहे हैं, वहाँ की महिलाएं जो है थाने में जाने से डरती हैं। तो वो डर भगाने के लिए कुछ किया जा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल। 2020 में नवरात्रि से ही इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्कीम शुरू की, आप सभी जानते होंगे। हर थाने पर इसी मंशा के साथ महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। अभी उसका 4th फेज़ चल रहा है। जनरली वो नवरात्र से लेकर नवरात्र तक चलता है, चैत नवरात्र से शारदीय नवरात्र तक। और मैं अगर आप डेटा से भी बात करेंगे, अगर मैं आपको डेटा भी बताऊंगी, तो पिछले 3 वर्षों में इसमें ड्रास्टिक चेंज आया है। पहले निश्चित रूप से महिलाएं डरती थीं क्योंकि हमारे यहाँ उतनी एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी नहीं है कि महिला ये सोचे कि वो इतनी सशक्त है कि वो थाने पर जाएगी और वो बात कर पाएगी। लेकिन महिला हेल्प डेस्क के होने से और अभी पिछले वर्ष महिला बीट का कार्यक्रम शुरू होने से इस प्रतिशत में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। एक बात और है, पुलिस के लिए कहते हैं कि भाई कोई भी मामला हो जाता है, वारदात हो जाती है, तो उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता, ऐसी भी धारणा रखते हैं लोग। कहते हैं कौन इस पचड़े में पड़े, हम तो उल्टा फंसा दिए जाएंगे। मतलब ऐसी बातें होती है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। देखिए, हमारा जो सिस्टम है, पुलिस अकेले एज अ यूनिट काम नहीं करती है, उसमें बहुत सारे और धड़े समाज के इन्वॉल्व हैं, उसमें मीडिया भी इन्वॉल्व है, उसमें जुडिशरी भी इन्वॉल्व है, उसमें रेवेन्यू भी इन्वॉल्व है। तो हमारा सिस्टम सिर्फ हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। अगर हम किसी से सपोज हेल्प के लिए मांगते हैं कि क्या आपने इस घटना को देखा, तो वो बात वहीं समाप्त नहीं होती। एज एन आईओ, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की तरह मुझे भी उसे 5 साल तक उस पर स्टैंड करना होता है, कोर्ट में जाके बयान देना होता है और उस व्यक्ति से भी पूछा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक उस सिस्टम की जो परेशानियां हैं उससे बचने के लिए अवॉइड करते हैं लोग कि हमें इसका हिस्सा ना बताया जाए। बेशक हो सकता है कि वो जान रहे होते हैं पर फिर भी वो एक अवॉइडेंस तो रखते हैं। मैम, जब महिलाएं विभागों में हैं तो क्या ये कहा जा सकता है, ये एक प्लस और महिलाओं के लिए भी है कि आप जब थाने जा रही हैं कंप्लेंट कराने, तो क्योंकि आप 2-4 होती होंगी डेली इन चीज़ों से, कि जो महिलाएं आ रही हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं बजाय इसके कि पुरुष वहाँ पर हों, और ये विभाग तो जानना ही इसीलिए जा रहा है क्योंकि महिलाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। मैम, इसमें आई फील सो प्राउड टू से कि जब लोग एक महिला कांस्टेबल से लेकर एक महिला आईपीएस को देखते हैं ऑफिस में या बीट में, तो हमें वो ऑफिसर नहीं समझते, हमें वो अपने घर का सदस्य समझते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ, हमारी महिला सिपाही भी यही कहती है कि मैम वो आते हैं तो वो हमें बिटिया कहते हैं, और वो संबोधन ही ये शो करता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग समाज में और गांव के हर तबके तक हो रही है। अच्छी बात है। पूनम जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े अधिकारी होते हैं उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, आम जनता से संपर्क नहीं हो पाता है, बहुत सारी शिकायतें होती हैं या फिर कोई परेशानी होती है, समस्या होती है, तो अधिकारियों तक पहुंचना मुश्किल होता है। तो आपने कुछ ऐसा संपर्क साध रखा है या फिर लोगों से ऐसे बातचीत के लिए कोई आसान साधन है जो हमारे दर्शकों को बता पाएँ? मैं ये कहूँगी कि अभी ये क्वेश्चन इतना रेलिवेंट इसलिए नहीं क्योंकि अब जो बीच का बैरियर है काफ़ी कम हुआ है। पहली चीज़ तो जो जन सुनवाई का कॉन्सेप्ट है 10 से 12 मिनिमम,
वो हर तहसील में हर एसडीएम इसको इंश्योर कर रहे हैं टाइमली, और उसमें हम खुल के जितने भी हमारे पास एप्लीकेंट आ रहे हैं, इवन उसके बाद भी उनको भी हम लोग सुन रहे हैं, पहली चीज़। उसके बाद भी जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को हम लोग शाम में बैठ के एक बार डिस्कस करते हैं कि क्या हमारी अभी पेंडेंसी थी, या उसके बाद जो भी समस्याएं आई हैं उन पर विचार करते हैं। दूसरी चीज़, एक हमें CUG फ़ोन भी मिला हुआ है। समटाइम ऐसा होता है कि जैसे आर्मी पर्सनल हैं जो यहाँ नहीं रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो उनके पास छुट्टी का अभाव होता है, बट उनके पास नंबर है, तो वो हमें कांटेक्ट करते हैं। तो फ़ोन से भी हम उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। जो भी नंबर हमारे पास आते हैं हम उनको फ़ोन द्वारा भी निस्तारित करते हैं, अगर उन्हें हमारे तक उन्होंने अपनी प्रॉब्लम पहुंचाई है। और तीसरी, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम जाकर गांव-गांव में भी, अभी इस समय हम लोगों का ये चल रहा है कि हर हफ्ते एक चौपाल करनी है, और बाढ़ चल रही है तो एक राहत चौपाल अलग से है। ये ब्लॉक स्तर पे भी प्रोग्राम चल रहा है और तहसील स्तर पर। तो ये आई थिंक काफ़ी सारे मोड हैं जिससे हम कनेक्ट हो पा रहे हैं। बिल्कुल। मेरा अगला एक सवाल है, परेशानी है कह लीजिए यहाँ पर कानपुर देहात की, शायद अगर मैंने सही समझा हो या मैंने सही सुना हो कि कानपुर देहात है तो अमूमन जब मैं भी आ रही थी मैंने देखा थोड़ा अंधेरा हो जाता है क्योंकि देहात का इलाका है। 6 बजे के बाद मैम ऐसा सुना मैंने कि ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो आपके द्वारा इसको लेकर क्या किया जा रहा है? जैसा कि निर्देशित किया है, सड़क सुरक्षा की कई बैठकें हुई हैं। हमारे जिलाधिकारी महोदय ने सड़क के जो नियामक तंत्र हैं उनको हमेशा बोलती हैं कि सड़क पर जो लाइटें हैं उनको निरंतर जलाया जाए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। इसको हम लोग प्रयास करते हैं कि ये निरंतर कार्य होता रहे। इसके अलावा हम लोग भी NHI से बात करते हैं, उनको बताते हैं कि किस एरिया की लाइट नहीं जल रही है और कहाँ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। शुक्रिया मैम। बिल्कुल, और आखिर में ज़रूर आप लोगों से एक मैसेज ज़रूर लेना चाहेंगे। जो बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं, जो आप लोगों को देख रही हैं, आप लोगों को देखकर आगे चलती हैं, सीखती हैं, आप जैसा बनने की कोशिश करती हैं, उनके लिए अगर एक मैसेज आप लोग दे पाए तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, हम एक तो इस डिस्ट्रिक्ट में जब काम करने का मौका मिला तो बहुत हाइप हुआ कि पिंक डिस्ट्रिक्ट है, तो अपने आप ही हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं जिसमें महिला अधिकारी समय समय पर और कर्मचारी जाते रहते हैं। हम सभी मोटिवेट करने की लगातार कोशिश करते हैं। आपके मंच के माध्यम से मैं निश्चित रूप से और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो हमारी महिला टीम स्पेशली काम कर रही है, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, हम सभी यहाँ पर पहुँच सके हैं क्योंकि हमने एजुकेशन सिस्टम को हमने पढ़ाई की है, हमने मेहनत की है, और उसके बाद इस सिस्टम में आकर यहाँ सरवाइव करने के लिए भी हम प्रतिदिन उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। मैम भी एक बहुत अच्छे उस पर हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक ऐसा फील्ड बच गया है जहाँ पे महिलाएं लीड ना कर रही हों, चाहे वो टीवी एंकर्स से लेकर हमारी बीट में काम करने वाली महिला लेखपाल कानून को सभी लोग हैं। तो अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो समाज आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा और अल्टीमेटली हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैम क्या कहना चाहिए? आपके मन से मैं इतना कहना चाहूँगी कि फीमेल के लिए या ओवरऑल जो मैसेज मैं कन्वे करना चाहूँगी कि 2 ही पिलर हैं, हेल्थ और एजुकेशन। एजुकेशन में अगर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, अपनी एक बेसिक एजुकेशन रखती हैं, अपने जो इंटरेस्ट है उनको परस्यू करती हैं, साथ ही हेल्थ में अगर अपने आप को ध्यान देती हैं, क्योंकि फीमेल की थोड़ी डिफरेंट नीड होती है, तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो इस पे भी मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो शाय ना हो, जो भी इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करें, डॉक्टर तक जाएं, और अगर ये 2 चीज़ों पे फोकस हो जाता है तो आई थिंक वो खुद का भी डेवलपमेंट करेंगी, फैमिली का भी डेवलपमेंट करेंगे, और जैसा कहा गया है कि अगर एक फ़ीमेल बढ़ती है तो उसके साथ एक पूरा परिवार और एक समाज बढ़ता है। तो जैसा आप यहाँ पर हैं, आपको भी देख के हम लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है, और इस जनपद में ऑलरेडी मैम के गाइडेंस में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, और इनफैक्ट बहुत सारे इश्यूज़ जो फीमेल फेस करती हैं जहाँ पर बहुत ही कम रेशियो होता है, तो इस तरीके की हम लोगों को कोई भी यहाँ पर इश्यूज़ नहीं हुए, बट येस दीज आर चैलेंजेस जहाँ पे कुछ लोग फीमेल्स होते हैं। तो मैं कहूँगी कि कोई भी इस तरीके की घटना अगर किसी भी फीमेल के साथ होती तो प्लीज़ बी वोकल, और जैसे ही कुछ शुरू में ही इस तरीके की मिसहैप या कुछ भी उनको लगता है कि इनटॉलरेबल है तो प्लीज़ कन्वे टू द कंसर्निंग अथॉरिटी। और कानपुर देहात में तो स्पेशली क्योंकि हम सभी यहाँ फीमेल है, यहाँ प्रशासन और पुलिस पूरा सहयोग करेगा, तो इस तरीके की चीज़ों के लिए आप वोकल होइए, बस मैं इतना ही कहूँगी। थैंक यू सो मच। आखिर में जल्दी से
मेरा ये संदेश है उन बालिकाओं के लिए या जो इंस्पिरेशन लेना चाहती हैं कि मन से कभी नहीं हारना है और आगे बढ़ता जाना है। कठिनाइयाँ जो आती हैं उनको लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। इसके साथ मैं एक संदेश और देना चाहूँगी परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ कि हम भले ही चालान करते हैं और लोगों को सिखाते हैं, लेकिन मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाइए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत यहाँ पर। अभिवादन मैम आपका। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बेहतर तरीके से तीनों ही ऑफिसर्स ने यहाँ पर अपनी तमाम बातें जो हैं वो रखी हैं। इस वक्त कुछ और ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं। सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस वक्त सुरभि जी हैं, यहाँ पर एसटीएम है। मैं चाहूँगी प्लीज़ मंच पर आएगा मैम, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा सुरभि जी का मंच पर। सुरभि जी को मैं बुलाना चाहूँगी। इसके साथ ही प्रिया सिंह है, प्लीज़ मैम सीओ हैं, मंच पर आइएगा। जोरदार तालियों के साथ सीओ मैम का भी स्वागत। और दो और महिलाएं यहाँ पर, महिला सशक्तिकरण की जो तस्वीर है वो यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से निकलकर सामने आ रही है कानपुर देहात से, क्योंकि मंच पर महिलाएं जो हैं वो लगातार किस तरीके से अपना काम संभाले हुए हैं, ऑफिसर्स रैंक पर हैं, वो यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से कानपुर देहात में कम से कम देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त अपने सहयोगी अनुज को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। अनुज प्लीज़ मंच पर आएगा ताकि ये सेशन हम आगे बढ़ा पाएँ। तो कानपुर देहात की बात हम यहाँ पर से कर रहे हैं, सेशन को अब हम आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल प्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका। और मैडम आपका भी बहुत स्वागत है सुरभि जी, और समय निकाला, सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जो देखिए कानपुर देहात की हम बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, लगातार आप सुन भी रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। आपको मैं सबसे पहले आपसे ये शुरू करना चाहूँगा, कोई लूप होल्स है, कोई दिक्कत है जो 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 अभी वो काम हुआ नहीं है, जो होना बाकी है? पहले तो मैं अपनी बात को इसी बात के साथ शुरू करना चाहूँगी कि प्रोग्रेस अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो बहुत कर चुके हैं। अगर आज से हम 50 साल या 60 साल पहले महिलाओं की स्थिति देखें और आज देखें तो ज़मीन आसमान का अंतर है। हम लोगों को हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हमारे लिए क्रिएट किया जा रहा है ताकि हम लोग अपने फुल पोटेंशियल तक काम कर सकें। लेकिन येस, देयर आर लूप होल्स जिन पर काम करने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जिसमें हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उनको ऑपोजिट जेंडर के प्रति सेंसिटाइज किए जाने की बहुत आवश्यकता है। और दूसरा, फिज़िकली एंड बायोलॉजिकली ऑल्सो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि वी आर डिफरेंट एंड वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ नीड्स। उन नीड्स को अकोमोडेट किया जाना बहुत ज़रूरी है वर्क एनवायरनमेंट में और बाकी सभी जगह पर। इसके अलावा एक पैट्रियार्कल माइंडसेट के कारण हमारे अंदर ये एक सोच जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है कि लड़की है तो शायद नहीं कर पाएगी, उस सोच से हमें आज़ाद होने की ज़रूरत है। शायद वो सोच यहाँ पर आकर रुक जाती है जब कानपुर देहात में हम आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर देख रहे हैं हम लड़कियों का परचम यहाँ पर लहरा रहा है। मैम अगला सवाल, और शिल्पा जी खुद यहाँ पर बैठी हुई हैं। बिल्कुल। और अगला सवाल मैम आपसे होगा, क्योंकि बतौर एसडीएम जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है। जो जिस चीज़ का जिक्र मैम कर रही थी वो चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि जब आप पे कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके जो कोलीग्स हैं साथ में, उनका कितना सपोर्ट मिल रहा है, कैसे वो आपको ट्रीट कर रहे हैं, तो ये सब मैम फेस करना पड़ता है। जी थैंक यू। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी ये मेरा दूसरा डिस्ट्रिक्ट है और डीएम मैम यहाँ पे बीइंग अ फीमेल हमें इतनी अच्छी लीडरशिप मिल रही है, मतलब उस चीज़ के लिए हम पर्सनली मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि बीइंग अ फीमेल मुझे कुछ एक्स्ट्रा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर वो टाबू तो टूट गया कि एक महिला जो है महिला को आगे नहीं बढ़ने देती, तो कम से कम इस पे तो तालियां हो जानी चाहिए। बिल्कुल, मेरा बिल्कुल ये मानना है कि हमारे जो सीनियर्स हैं, डीएम मैम स्पेशली, उनकी तरफ से जो हैंड होल्डिंग जिस तरह की होनी चाहिए बहुत अच्छी है, मतलब वो एक्चुअली अप्रिशिएबल है हम सब के लिए। और मेरे जितने यहाँ पे काउंटर पार्ट्स हैं, जितने एसडीएम्स हैं, हम लोग जब आपस में भी कन्वर्सेशन होता है तो ये होता है कि इससे अच्छा एनवायरनमेंट एक फ़ीमेल को काम करने के लिए नहीं मिल सकता है।
तो यहाँ पे एटलीस्ट मुझे लगता है चैलेंजेस जो पर्टिकुलरली फीमेल्स को कुछ जगह पे अपने सीनियर्स के या काउंटर पार्ट्स की वजह से फेस करने पड़ते हैं, कानपुर देहात में वैसे चैलेंजेस हमें फेस करने की नहीं वो पड़ रही है ज़रूरत। थैंक यू। प्रिया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। ठीक है, बहुत हमने बात कर ली, क्राइम की बात कर ली, थानों की बात कर ली, लेकिन अगर मैं पर्सनली आपसे आपके बारे में पूछूं तो आपकी जर्नी कैसे रही? क्या पहले से ही सोच रखा था कि यहाँ तक पहुँचना है, या फिर अगर कोई आपको देखकर आप तक पहुँचना, आपके जैसा बनना चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मेरी जर्नी के बारे में बात करें तो आई थिंक आई हैव बीन एक्सट्रीमली लकी इन दिस रिगार्ड कि मुझे कभी अपनी लाइफ में इस मोड़ तक कभी उस तरह के जो एक पर्टिकुलर जेंडर के प्रति जो डिसफेवर होता है वो मुझे फेस नहीं करना पड़ा, इन माई फैमिली ऑल्सो एंड इन माई प्रोफेशन ऑल्सो। एसपी सर हैं और बाकी भी जो हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने हमेशा मतलब मैं आई एम द जूनियर मोस्ट हेयर, तो हैंड होल्डिंग की है हम लोगों की और हर चीज़ अच्छे से सिखाने की कोशिश की है। यहाँ आने के पहले भी मैंने कभी ऐसा पर्सनली तो फेस नहीं किया है, लेकिन हाँ मैंने लड़कियों को फेस करते हुए ज़रूर देखा है। मैं उसी पे आ रहा था ना कि जैसे बहुत सारी बच्चियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, ख्वाब बड़े होते हैं लेकिन नहीं पहुंच पाते, और टैलेंट भी होता है। आप देखिए अगर मैं पूरे यूपी की बात करूं, हम लोग ने तो पूरे यूपी में जाते हैं, घूमते देखते हैं, वो टैलेंट वहीं पर दब के रह जाता है, नहीं आ पाता बाहर। तो क्या उनके पेरेंट्स के लिए कोई संदेश है, या फिर वो क्या करें, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे। उनके पेरेंट्स के लिए मेरा बस यही संदेश है कि आप अपने बच्चे के पोटेंशियल को उसके जेंडर के प्रति न्यूट्रल होकर के देखें। अगर आपके बच्चे में पोटेंशियल है और आपको लगता है कि आप इसको सपोर्ट करेंगे तो ये लाइफ में कुछ अच्छा करेगा, तो आपको ज़रूर करना चाहिए और अपने बच्चे के पोटेंशियल को आपको जेंडर न्यूट्रल होकर के देखना चाहिए। यही मैं उन सभी पेरेंट्स को एक सजेशन इस मंच के माध्यम से देना चाहूँगी। ये सजेशन अगर मानेंगे तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो जेंडर बायस जो हो जाती हैं वो शायद नहीं होंगी, जो सजेशन मैम यहाँ पर दे रही हैं। सुरभि जी, जिस चीज़ का जिक्र मैम कर रही हैं, कानपुर देहात से रिलेट करके अगर इसमें सवाल आपसे पूछूं तो कानपुर देहात में फीमेल की बात कर ली जाए, मेल की बात कर ली जाए, ये जो जेंडर बायसता होती है वो उसको लेकर कितना काम किया जाता है? क्योंकि अमूमन हम जब सिटीज़ की बात करते हैं तो लड़का लड़की को एक समान देखते हैं, लेकिन वहाँ भी थिंकिंग रहती है। लेकिन गांव देहात में भले ना हो, लेकिन ये मेंटेलिटी हर किसी की रहती है। गांव देहात में ये डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा होता है। तो किसी तरह का कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, या फिर कुछ आप लोग ऐसे अवेयर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं क्या? सबसे पहले तो जैसा कि मैम ने कहा, देहात में ये थोड़ा सा माइंडसेट है। मैं मानती हूँ ये नगरीय क्षेत्र में भी है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ देहात तक लिमिटेड है। और इस माइंडसेट से फाइट करने के लिए मुझे लगता है हम सब जो यहाँ पे हैं यही एक माध्यम है। हम सबको देख के बच्चे भी मोटिवेट होंगे और पेरेंट्स भी उनके मोटिवेट होंगे। मेरा ये मानना है कि अगर हम लोगों को देख के, मतलब हम हर एक को देख के अगर 2-4 पेरेंट्स भी इतना मोटिवेट हो जाते हैं अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, बच्चियों को खासकर, कि वो उनकी जैसे हमें सपोर्ट मिली है हमारे पेरेंट्स की और काउंटर पार्ट्स की, ऐसे ही अगर कुछ और पेरेंट्स मोटिवेट हो जाते हैं तो हमारा यहाँ तक पहुँचना भी सक्सेसफुल हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, जैसा एनवायरनमेंट हम सबको मिला जिसकी वजह से हम पहुँच पाए, और जैसा कि अभी आप मैम से पूछ रहे थे तो मैं सोच रही थी, जैसे हमें अगर किसी बच्ची को मुझे कोई मैसेज देना होगा तो वो सिर्फ इतना होगा कि फाइट इट आउट, मतलब लड़ो, जब तक नहीं पहुँच जाते हो तब तक लड़ो। और एक्चुअल में मुझे लगता है पेरेंट्स के लिए मेरा मैसेज होगा कि आप अगर अपनी बच्ची को सपोर्ट करेंगे ना, शील ऑलवेज पंच अबव हर वेट, मतलब हमेशा अपने वेट से ज़्यादा पे पंच करेगी। और इसीलिए मतलब मेरा ये कि अपने बच्चों को बहुत, मैं जहाँ पे भी जब भी कभी जाती हूँ मेरा ये होता है अपनी बच्चियों को ज़रूर सपोर्ट करें, जितना अगर आप उनको जिस तरह से भी फाइनेंशियल इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकते हैं, मेंटली सपोर्ट मुझे लगता है हम लोगों को ज़रूर चाहिए होता है। बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं समाज के भी हम लोगों पे, तो अगर परिवार और आपके साथ खड़ा है तो बच्चियां बहुत अच्छा कर सकती हैं। तो फैमिली सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, और आपका आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी महिला को, ना सिर्फ महिला को बल्कि मैं कहूँ किसी भी शख्स को, किसी भी नवयुवक को, नवयुवती को ग्रो करने के लिए। प्रिया जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा। मैम, जब हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिला एम्पावरमेंट यहाँ दिख रही है, लेकिन महिलाओं के लिए एक मैसेज आपका क्या होगा? क्योंकि कई ऐसी महिलाएं, जैसे कि अनुज भी जिक्र कर रहे थे, जो कि ऐसे ड्रीम्स देखती हैं कि आपकी जगह पर बैठी हो, तरक्की करें, मैम की जगह पर बैठी हो, मैम की जगह पर बैठी हो। तो ऐसे में उन जो वुमेन्स हैं जो खासकर ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर वो सब नहीं मिल पा रहा, जैसा जिक्र आपने करा था, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा मैम? मुझे इस मंच के माध्यम से सुन रही सभी महिलाओं को मैं
एक बहुत ही छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी। हालांकि मैसेज बहुत छोटा है बट एक बहुत ही बड़ा मैसेज कन्वे करता है कि किसी भी सोशल बैरियर को तोड़ने के पहले मेंटल बैरियर को तोड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। और वो मेंटल बैरियर सोसाइटी का नहीं, वो मेंटल बैरियर आपके परिवार का नहीं, वो मेंटल बैरियर आपका खुद का होगा। जिस दिन आप उस मेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, आप उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाएंगे, तो मुझे लगता है कि बाकी सभी सोशल बैरियर्स या आपके आसपास के जो लोग हैं उनके प्रति जो आपका नज़रिया है उसको एक सर्टेन डायरेक्शन में ले जाना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो किसी भी तरह के सोशल बैरियर को तोड़ने के पहले आप अपने अंदर के मेंटल बैरियर को ख़त्म करिए। प्रिया जी, जब मैं कानपुर देहात घूम रहा था तो लोगों से पूछा कि यहाँ पर क्राइम का क्या हाल है, तो जब हमें पता चला कि जब आप लोगों से संवाद होगा तो ज़रूर पूछेंगे इस बारे में। हालांकि बहुत अच्छी रिपोर्ट मिली, उन्होंने कहा कि आपसी झगड़ों की रिपोर्ट ज़्यादा दर्ज होती है, कोई किसी को गोली मार दे ऐसी बहुत कम खबरें आ रही हैं। तो क्राइम कंट्रोल कैसे किया, इसके पीछे मतलब क्या स्ट्रेटेजी अपनाई आप लोगों ने? जो इस तरह की घटनाएं उभर करके सामने आ रही है, इसको अगर हम पॉजिटिवली देखें तो हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि मे बी हमने पुलिसिंग के इन्वायरमेंट को इतना कंड्यूसिव कर दिया है कि हमारी रिपोर्टिंग अब बढ़ रही है। तो जो चीज़ें पहले घर की चार दीवारी में छुप जाती थी अब निकल करके फ्रंट पर सामने आ रही है। तो इस चीज़ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और एक पॉजिटिव नज़रिए से देखना चाहिए। दूसरा, टैकल करने का जो हमारा तरीका है, जैसे कि शासन की मंशा भी है, हम लोग फीमेल्स के लिए स्पेशली जैसे कि अगर हम यूपी के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की ही बात करें तो स्पेशली विमेन को इस तरह की सर्विसेज में लाने के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाता है। या अगर हम अपनी इंटरनल व्यवस्था की बात करें तो हम थाने पर एक स्पेशल फीमेल वर्कफोर्स का प्रावधान महिला हेल्प डेस्क की तरह से करते हैं। 1090 हो गया या और भी कई भी तरह की विमेन हेल्पलाइन जो 24/7 तत्पर है किसी भी ऐसी महिला की मदद करने के लिए जिसे हमारी मदद की ज़रूरत है। इसी इन्वायरमेंट को जब हमने बनाया है तो महिलाओं को वो संबल मिला है कि वो आगे आकर के अपनी बात को बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के हम लोग के साथ शेयर कर पाती है। और यही हमारा प्रयास भी है कि इसी लाइन पर हम लोग काम करें और इस व्यवस्था को और अधिक से अधिक बेहतर बिल्कुल बनाएं। प्रिया जी, और ये वही रास्ता है, जब ये एक्सप्रेस वे लखनऊ वाला नहीं बना था तो हम लोग लखनऊ इसी रास्ते से जाते थे और बचते थे रात के 2 बजे जाने से यहाँ से कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ हो ना जाए, ये होता था। शिल्पा बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान यहाँ पर जुड़ चुकी हैं, नीलिमा सिंह जी। एसटीए में बहुत स्वागत है आपका, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। हमारे बीच नीलिमा सिंह जी भी पहुँच चुकी हैं। मैम, डिस्कशन लगातार हो रहा है, थोड़ा सा आप लेट हो गई हैं लेकिन सवाल आपसे भी भरपूर होंगे। जिस तरीके से हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं मैम, और हम ये चुनौतियाँ जानने की भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जिम्मेदारियाँ महिलाओं पे हैं, लेकिन 2 जिम्मेदारी महिला पे होती है, घर की जिम्मेदारी और एक ऑफिस की जिम्मेदारी। तो टैकल मैम कैसे हो पाता है सब? एक्चुअली थैंक यू फॉर क्वेश्चन। जो आप बोल रहे हैं कि डबल जिम्मेदारी, डबल बर्डन ऑफ वर्क, ये एक्चुअली बहुत मेजर इशू है वुमेन पे, बट आई थिंक बेहतर टाइम मैनेजमेंट के साथ एंड प्रायोरिटाइजेशन एंड फैमिली सपोर्ट, आई थिंक ये 3 चीज़ें हैं जिसको अगर हम करेंगे तो आई थिंक मैनेज हो पाता है। लाइक फैमिली सपोर्ट सबसे क्रूशियल होता है बिकॉज विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन तभी पॉसिबल है अगर फैमिली विमेन के करियर एम्बिशंस को समझेगी। दूसरा, प्रायोरिटाइजेशन इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। विमेन खुद इस चीज़ को समझेंगी कि उनकी कितनी कैपेसिटी है वर्क करने की, ठीक है, कितना वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, कितना हाउस होल्ड वर्क कर सकती हैं, उसके हिसाब से किया जा सकता है। आई थिंक बेटर कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिंग अ सपोर्ट सिस्टम, इन 2 के द्वारा ये चीज़ बहुत अच्छे से की जा सकती है। मैम, जब भी हम काम करते हैं, हम लोग भी जब काम करते हैं तो आगे की प्लानिंग करके चलते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स बनाते हैं और अपना एक गोल सेट करते हैं। तो ऐसा कुछ आप लोगों की तरफ से प्लानिंग की जा रही है या फिर आपका गोल क्या है या फिर आपका विजन क्या है आगे आने वाले वक्त का? Like if you are asking specifically in like वर्क वाइज अगर आप पूछ रहे हैं तो ये प्लानिंग की जाती है। लाइक हम लोग अपना ईयर वाइज हम एक विजन प्लान बनाते हैं कि क्या गवर्नमेंट की ऐसी प्रायोरिटी एरियाज़ हैं जिन पर हमें वर्क करना है। इसके अलावा हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक माइक्रो प्लानिंग करते हैं, ठीक है, उसी को हम बेसिकली हम अपनी रेगुलर मीटिंग्स करते हैं। सो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट उसके लिए हम क्रिएट करते हैं। तो प्लानिंग तो क्रूशियल है बेसिकली बेटर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के लिए, चाहे ये प्रोफेशनल एंड पे हो चाहे पर्सनल एंड पे हो। बिल्कुल। प्रिया जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। मैम, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा, ये समझना होगा पुरुषों को भी कि महिलाएं थोड़ी अलग हैं उनसे और डिफरेंस है। चूँकि कार्यक्षेत्र आपका ऐसा है कि डिफ़िकल्टीज़ आती ही हैं और अमूमन आप जाती होंगी तो हम श्योर फेस भी करती होंगी। मैम, वो चुनौतियाँ जो हैं किस तरीके की फेस करनी पड़ती हैं जब आप ऑन रोड किसी केस को देखते हैं, जब
कॉल्स आते हैं, अचानक से आपको मूवमेंट लेना पड़ता है और आपको नहीं पता वो सिचुएशन कैसी होगी, और उस सिचुएशन में एक महिला जो आम महिला है वो खुद को सेफ फील नहीं करती, लेकिन एज अ ऑफिसर आप वहाँ पर जाती हैं। अगेन मैं अपने इस सवाल के जवाब में मैं अपने पिछले जवाब को ही दोहराऊंगी कि किसी भी तरह के बैरियर को तोड़ने के पहले आपको मेंटल बैरियर तोड़ना होगा, अपना मेंटल बैरियर तोड़ना होगा। जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं तो 1000 लोगों की भीड़ या कोई भी ऐसी टिपिकल सिचुएशन जो बीइंग अ पुलिस पर्सनल हम लोग को फेस करनी होती है, तो आपको और दूसरी बात ये भी है कि जब हम ये वर्दी पहनते हैं तो वो एक जो मेल फीमेल का अंतर होता है हम उसको छोड़ देते हैं। हम किसी भी चीज़ को उस नज़र से कभी नहीं देखते कि अगर मेरी जगह कोई लड़का होता तो मुझसे बेहतर हैंडल करता। इनफैक्ट मैं हमेशा ये कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि नहीं, मैं ही बेहतर करती, अगर कोई और होता तो नहीं करता। तो ये कॉन्फिडेंस हमें अपने अंदर रखना चाहिए और वही मेंटल बैरियर को तोड़िए। जब आपने ये वर्दी पहन ली है तो वो मेल फीमेल के डिफरेंस को आपको छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली है सुरभि जी। एक आखिर में आपसे सवाल, जो प्लानिंग आप लोगों की होती है, जो आप लोग सोचते हैं कि आगे चल के ऐसे काम करना है, जैसा कि मैम से मैंने पूछा, तो उसको ग्राउंड पर लाने के लिए क्या करते हैं आप लोग? वो वाकई ग्राउंड पर दिख रहा है, वो उसका असर उतना समाज में होता दिखाई दे रहा है, जो भी योजनाएं हैं या फिर जो भी काम आपकी तरफ से किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन का हमारा मेन रोल रहता है, उसको हमें ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे स्कीम्स, और उनका जैसे कि हमारा तहसील दिवस होता है तो उस दिन सभी विभागों के अपने अपने काउंटर्स लगते हैं, और उसके अलावा जन चौपाल के माध्यम से हम जैसे अभी मैम ने यहाँ पे ये शुरू करवाया है कि सभी विभागों के वहाँ पे अधिकारी मौजूद होंगे, और गांव में जाके जैसे किसी का पेंशन नहीं आ रही है तो वहीं पे जाके उसकी पेंशन शुरू हो जाती है, किसी के पास राशन नहीं मिल रहा है तो तुरंत राशन कार्ड बन जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिए जा रहे हैं जिनके माध्यम से हम ग्राउंड लेवल तक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज और स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर कर पा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़े, आप तमाम बातचीत की, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप लोगों को ऑल द बेस्ट आगे के लिए, और ऐसे ही काम करते रहिए, अच्छा काम करते रहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। वुमेन एम्पावरमेंट का एक और चेहरा यहाँ पर नजर आए हैं, और जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से मैं चाहूंगी, ये सेशन समाप्त हो चुका है और ये कार्यक्रम भी हम समाप्ति की ओर बढ़ा रहे हैं। तो आप सभी जो इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी बने, आप सभी का बहुत शुक्रिया। मैम, आपने कीमती वक्त दिया, आप तीनों ने बहुत शुक्रिया यहाँ पर अपना कीमती समय देने के लिए। और ये कार्यक्रम क्योंकि समाप्ति की तरफ बढ़ चुका है, आप सब लोग यहाँ पर मौजूद रहे और यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आप सभी का भी। और इसी के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं, और अब हम आपको ये बता दें कि चूंकि कानपुर की बात हम यहाँ से कर रहे थे, तो कानपुर की बात में हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि कानपुर जो है वो कितना आगे बढ़ा है, कानपुर जो है उसने क्या अचीव किया है, और तमाम जो महिलाएं हैं, तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। सिर्फ ऑफिसर नहीं, सिर्फ प्रशासन नहीं, बल्कि तमाम वो जनप्रतिनिधि जिनको चुनकर आप लोग लाए, जो कि आप लोगों के बीच हैं, उन्होंने किस हद तक कानपुर देहात को एक नए आयाम की तरफ आगे बढ़ा है। बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।